कहाँ तक पढ़ लिए थे? चलो ध्यान देना। कौन दिया? लाइट बता दो, वो लाइट बता। कल 15 तारीख है ना, तो सब लोग आ जाना, लेकिन टाइम चेंज रहेगा। कल ही खाना खिलाने वाला प्रोग्राम कल ही रहेगा, तो कल सब लोग आ जाना। कितने बजे आ जाओगे? तो 1 बजे के आसपास सब चलाना। 2 या 3 बजे के आसपास केक कटेगा, उसके बाद खाना खिलाया जाएगा। आप लोग केक काट रहे हैं और बाकी लोग भी आ जाना, मिलके खाना बनाए। आप ही केक काट रहे हैं। कौन केक काटेगा? आप कहते हैं कि लड्डू बांटना चाहिए। अच्छा वो ठीक है, ध्यान देना, बात को समझते हैं। तो कल सब लोग लड्डू बांट, खास करके कुछ लड़की लोग चलाना, सवेरे 9-10 बजे तक चलाना। सब्जी उब्जी बनाना रहेगा, पूरी भी बनाना है, ठीक है ना? 10 बजे से खाना बनाना शुरू करना है। भूख लग गया था, खा लेना। फिजिक्स डॉट क्लास चलेगा, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी भी चलेगा। सब बात होगी। बायोलॉजी के एक टीचर से भी बात किए हैं, सब सरस्वती पूजा बात कंटिन्यू है। और भी बच्चे अगर होंगे तुम लोग के सर्किल में, तो वो दिन आके पढ़ लेगा। तुम लोग के सर्किल में कोई बच्चे हो तो बोलना। और इस बार जो सुनो, जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देगा, मैट्रिक का जो एग्जाम देने के बाद जो इंटर में पढ़ना चाहेगा, हाँ, उसके लिए भी बोल देना सबको। बेसिक क्लासेस शुरू हो जाएगा एग्जाम बाद से। जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ही अच्छा पढ़ पाएगा। 11 बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, और अच्छा से नहीं पढ़ने से दिक्कतें होती हैं। तुम लोग भी उसके साथ ही 11th में कुछ टॉपिक पढ़ लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग होगा, मोबाइल से पढ़ लेना। दिक्कत हो रहेगा। चलो, हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। फिजिक्स में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। आज वेक्टर का हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। चलो ध्यान देना। चलो, वेक्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसे बोलते हैं, लगभग हम लोग पूरे वेक्टर पढ़ लिए हैं। 2 चीज पढ़ना और है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलो हम लोग सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और इन्हें हम लोग कैसे समझ पाएंगे, उसे समझते हैं। चलो ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। डॉट
प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा खुशी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान देना। ठीक है ना, इधर मैंने कुछ कर उड़ाया है। जो भी टीचर पढ़ाने भी आएंगे उनका रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा, किसी का भी क्लास छूटेगा तो टीचर ऐसे बुलाया जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुविधा इतना अच्छा है कि नहीं हो टीचर रहेंगे तो लगता है 4-5 घंटा क्लास चल सकता है बिना टीचर के। लाइन नहीं कटा, व्यवस्था हो जाएगा ना बैटरी की, इन्वर्टर तुरंत लग जाएगा, टेंशन का नहीं। पैसा सब जमा कर तो इन्वर्टर लग जाएगा। 1.5 लाख का बोर्ड लग सकता है तो इन्वर्टर 10,000 में, इन्वर्टर तो ऑलरेडी है, केवल 10,000 का बैटरी खरीदना। चलो ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या क्या कहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बात समझ में आ गया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, यानी दोनों को जब गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो सदिश राशि आएगा कि अदिश राशि आएगा, अदिश राशि आएगा। इस चलते कहीं पर भी डॉट प्रोडक्ट की बात किया जाए तो समझ लेना कि वो क्वांटिटी क्या होगा, अदिश राशि होगा। जैसे तुम फिजिक्स में एक चैप्टर है कार्य, वर्क किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट लग गया समझ लेना कि क्या है, अदिश। मान लेते हैं समझने के लिए, दो को वेक्टर ले लेते हैं, माना कि ए एवं बी दो सदिश हैं, एवं बी दो क्या हैं, सदिश हैं, एवं इनके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा है। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, एवं इनके बीच का कोण थीटा है। तो ए एवं बी के डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से सूचित करते हैं। ये जो बिंदु दिए, ये जो बिंदु तुमको दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है नहीं वाला, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं। तो ये डॉट बी हो गया, जहां ए डॉट बी को डिफाइंड कैसे किया गया, जहां ए डॉट बी बराबर ए बी, ठीक है ना, ए बी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी और कॉस थीटा। और हमने बताया था कि परिमाण को लिखने का एक और तरीका, एरो के चिन्ह को हटा दो, एरो के चिन्ह को क्या करो, केवल ए लिखो, बी लिखो और कॉस थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यही होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। बातें समझ में आ रही। अब हम लोग समझते हैं कि ए डॉट बी कॉस थीटा तो हो गया, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग मान लेते हैं, तुमसे कभी कभी कोई पूछ देगा कि बताओ कि ए डॉट ए का मान कितना होगा, ए डॉट ए का मान कितना होगा। तो हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं ना, ए गुने, इसको लिख सकते हैं मोड ए, फिर से मोड ए और इनटू दोनों के बीच का कोण बताओ, दोनों एक ही वेक्टर है ना, तो एक ही लाइन के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जैसे ये लाइन और फिर से यही लाइन, तो दोनों लाइन के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो दो एक ही लाइन के बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब बताओ, ये मोड ए और मोड ए को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा।
आई इंटू कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं मोड ए का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो मोड ए को केवल ए लिखते हैं तो इसे ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, यानी ए स्क्वायर को मोड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब मान लेते हैं तुमसे अगर कोई पूछे एक इंपॉर्टेंट बात, तुमसे अगर पूछा कि भाई बताओ आई डॉट आई का मान कितना होगा, कैसे निकालोगे, तो निकाल सकते हैं इसी के आधार पे। तो आई डॉट आई मतलब आई का परिमाण लिख लेते हैं और पुनः आई का परिमाण लिखेंगे, और दोनों के बीच का कोण बताओ कितना डिग्री, और मोड आई मतलब यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है 1 इकाई होता है। इस चलते इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, और इसका भी मान कितना 1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी आई डॉट आई का मान कितना होता है। परीक्षा में अगर तुमसे कभी पूछेगा कि बताओ आई डॉट आई का मान कितना होगा, बता दोगे। तुमसे पूछेगा बताओ भाई जे डॉट जे का मान कितना होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा जे, इसका मतलब जे का मापांक पुनः जे का मापांक और cos थीटा यानी cos 0 डिग्री। जे और जे इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 और cos 0 का मान 1, फाइनल वैल्यू कितना 1। के डॉट के का अगर मान पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ के और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री 0 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा 0, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि आई डॉट आई का मान अगर कहे या तो जे डॉट जे का मान कहे या तो के डॉट के का मान कहे, तीनों का मान बराबर होता है, तीनों का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। कैसे होता है समझ में आया, रटना नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं है, बातों को समझना है। अब चलो समझते हैं। अगर तुमसे कोई पूछते कि भाई बताओ आई डॉट जे का मान कितना होता है, आई डॉट जे का मान तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे, तो मोड ऑफ आई हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और मोड ऑफ जे, दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री होता है ना। आई का मतलब x अक्ष के अनुदिश और जे का मतलब y अक्ष के अनुदिश, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बना 90 डिग्री बनने की वजह से, 90 डिग्री बनने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए मोड आई का मान तो हमें पता है कितना होता है 1 होता है, इसका मान भी 1, और cos 90 का मान 0 होने की वजह से पूरे का मान कितना हो जाएगा। उसी तरह से अगर जे डॉट के का मान अगर निकालने के लिए तुमसे पूछे जे डॉट के का मान कितना हो जाएगा, तो मोड ऑफ के और दोनों के बीच का कोण बताओ कितना डिग्री 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होने की वजह से इसका भी मान कितना हो जाएगा के 90 डिग्री थोड़े लिया गया। जे का मतलब कुछ हो गया y अक्ष, ई हो गया y अक्ष, ये हो गया तुम्हारा y अक्ष, ये हो गया तुम्हारा x अक्ष, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, और इधर होता है कौन सा z अक्ष, तीनों परस्पर लंब होती है, 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये दिखने में लग नहीं रहा होगा कि 90 डिग्री, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे लाइन है, ये जो ऐसे तुमको बनाया गया है ना वो लाइन एक्चुअली में कैसे है ऐसे है, लेकिन ऐसे तो बोर्ड में बना नहीं सकते हैं, तो इस तरह से है। तो अगर इस तरह से है तो देखो, तो y अक्ष ई हो गया z और इधर हो जाएगा कितना k, तो y और z अक्ष के बीच के कोण कितना बना 90, तो दोनों अक्ष के बीच का कोण ही तो 90 लेते हैं ना, केवल थोड़ी लेते हैं k का। बातें समझ में आ गई। और आगे देखो, अब एक और बात, k डॉट अगर i का मान पूछे, k डॉट i का मान, तो बताओ कितना हो जाएगा मोड ऑफ k मोड ऑफ i, और दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री, इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा 0। इतनी बातें समझ आ गई। तो हमने देखा कि अगर दोनों डिफरेंट हो, i डॉट j या तो j डॉट क्या हो k हो या तो k डॉट i हो, तीनों का ही मान कितना होता है 0 डिग्री नहीं, केवल 0 होता है। ठीक है, अब आगे देखना। अब इसी के आधार पर हम लोग मान लेते हैं कोई भी वेक्टर किस तरह से दिया हो रहा था, तो हम लोग मान लेते हैं कोई a1 वेक्टर है, क्या a वेक्टर है, a वेक्टर इस तरह से मान लेते हैं, a1 i कैप रहेगा, a2 j कैप रहेगा और a3 j कैप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि
एक अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है वो कितना है, a1 है। y अक्ष के जो परिमाण, y अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है वो कितना है, a2, और z अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है वो कितना है। यानी कोई भी चीज तीनों डायरेक्शन में चलता है और एक अक्ष के डायरेक्शन में a1 दूरी तय किया, जबकि y अक्ष के अनुदिश कितना दूरी तय किया, हाँ a2 दूरी, और z अक्ष के अनुदिश कितना दूरी तय किया, a3 दूरी तय किया। बात समझ आ गई। अब देखो एक और वेक्टर मान लेते हैं b वेक्टर, और ये वाला मान लेते हैं b वेक्टर का जो मान है वो मान लेते हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस कितना b3 k कैप। अब हम अगर हमें a डॉट b निकालना है, हमें क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है, तो सिंपली हमें a डॉट b निकालने के लिए गुना करना होगा a डॉट b। गुना करने का तरीका क्या होता है उसे समझ लेते हैं। गुना कैसे करेंगे उसे समझते हैं, दिखाई देगा। देखो सबसे पहले किसी से भी गुना कर सकते हो। अगर मान लेते इसको उठा लेते तो इसको पहले इससे करेंगे, तो गुना कर लो a1 b1 और i डॉट i हो जाएगा, प्लस इसके साथ करोगे तो हो जाएगा a2 b1 j डॉट कितना हो जाएगा i कैप। ठीक है, इसके साथ गुना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा a3 b1 है ना, इसको इसके साथ करेंगे तो a3 b1 और कितना हो जाएगा i डॉट और k कैप, i डॉट और k कैप। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसको उठा लेते हैं। अब हमें किसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। अगर हम इसे उठा लेते हैं तो इसके पहले किससे गुना करेंगे, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 ना, ये हो जाएगा तुम्हारा a1 b2 i डॉट k कैप। i डॉट कितना हो गया k, i डॉट कितना हो जाएगा j कैप प्लस, अब इससे गुना, इसको इससे कर लिए, इसको इसके साथ करेंगे तो a2 b2 हो जाएगा। a2 b2 दोनों में j है ना, तो j डॉट j। आगे देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा a3 b2 k डॉट j। इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना करते हैं, ध्यान देना, इसको अगर गुना किया जाए, ध्यान देना, इसको गुना करना है किससे, पहले तो इससे गुना कर लो तो a1 कितना हो जाएगा a1 b3 i डॉट k कैप प्लस इसको इससे करेंगे तो a2 b3 j कैप, कोई दिक्कत, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा a3 j डॉट k कैप, और इससे गुना करेंगे तो a3 b3 k डॉट k कैप। कोई दिक्कत है, चलो गुणनफल तो इतना बड़ा होगा आ गया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ऊपर जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर चले, ऊपर जो हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर चले, उसके बाद जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, दिखाई दे रहा है ये वाला, दूसरा कलर लीजिए, दिख रहा है, तो रोज ला ले, ये दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। चलो बताओ तो, ये a1 b1 हो गया, और i डॉट i का मान अभी हम लोग पढ़े कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये तो ठीक है। अच्छा इसके बारे में देखो, j डॉट i का मान कितना होता है, 0, तो 0 होने के बाद से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जो जो 0 होगा थोड़ा सा उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान, ये एगो 0 हो जाएगा क्योंकि j डॉट i का मान कितना, 0, i डॉट k का मान भी कितना होता है, 0, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, लड्डू बना दिए मतलब 0 हो गया। चलो i डॉट j का मान भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा पूरा, ये भी रहने दो, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि k डॉट j का मान 0, ये भी 0 हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा इसके पहले वाला। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें दिखाई दे रहा जो बच गया वही बचा ना, हाँ जो बच गया उसे लिख लेते हैं, जो बच गया उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलो कौन कौन बच गया उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। A1 फाइनली बच गया, A डॉट बी का जो मान बचा, A डॉट बी का जो मान बचा वो कितना बचा, A1 A1 B1 A1 B1 I डॉट I का तो मान 1 हो जाएगा, I डॉट I का मान 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। A2 B2 और J डॉट J का तो मान 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा A3 और K डॉट K का मान कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो छोटा सा अभी आ गया डॉट प्रोडक्ट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मतलब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई दो वेक्टर दिया हो, जैसे मान लेते A बराबर दिया हुआ है कितना, A1 बराबर A बराबर दिया गया है, A बराबर मान लो कि दिले 3i प्लस 4j और प्लस कितना 5k। बातें समझ में आ रही है। और मान लेते हैं B बराबर तुमको दे दिया, कुछ भी दे दे 4i प्लस 5j और प्लस 3k, और तुमसे पूछा क्या कि बताओ भाई डॉट प्रोडक्ट निकालो, A डॉट बी कितना होगा, A डॉट बी कितना होगा, कैसे निकालोगे। A डॉट बी निकालना होगा तो हमने पढ़ा है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 यही पढ़े है ना। चलो गुना कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा तो 3 गुने कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुने कितना 5 प्लस 5 गुने कितना 3 है ना। चलो तो 4 तिया 12 पंचौ का 20 5 तिया 20 15 35 12 कितना हो जाएगा 35 12 47 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, लगा कि आसान है, डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत क्या है आसान, कुछ नहीं करना, सामने सामने क्या कर लो गुना कर लो। और एक एग्जांपल बता देते हैं, अगर तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ A बराबर अगर दिया गया है, A वेक्टर का मान अगर 2i माइनस 4j और प्लस 5k है, और B बराबर माइनस 3i कैप प्लस 4j और माइनस 8k कैप है, और तुमसे पूछा कि बताओ A डॉट बी कितना होगा। क्या पूछा, A डॉट बी कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हो ना A डॉट बी। A डॉट बी सामने सामने को खाली गुना कर लेना है, तो 2 गुने कितना हो जाएगा माइनस 2 गुने माइनस प्लस माइनस 4 गुने कितना 4 बातें समझ में आ रहा है, प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा माइनस 8। तो हल करने के बाद आ जाएगा ये माइनस 6 माइनस 16 माइनस कितना 8 बचे 40। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 16 6 कितना 22 22 से 40 कितना हो जाएगा माइनस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ भी आ सकता है, निगेटिव नहीं आएगा। A बराबर कितना मान लेते हैं कि 2i आप प्लस मान लो कि 4j दिया हुआ है, और B बराबर मान लेते हैं कि तुमको दिया 3i माइनस 6k कैप दे दिया, कितना दे दिया। अब ये दोनों को गुना करना कैसे करोगे, तो इसमें तो k गायब है, इसमें j गायब है, तो याद रखना जिसमें जो गायब रहेगा ना अपने मन से लिख लेना। 2i प्लस 4j और k गायब है तो k अपने मन से लिख लेना, और इसके पहले क्या लगा देना, तो 0k का मतलब 0 होता है, और 0 जोड़ने से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से अगर ध्यान दे तो इसको लिख लेंगे 3i, और j नहीं है तो लिख लेना प्लस 0j, और प्लस कितना हो जाएगा 6k कैप। बातें समझ में आ रही है। अब अगर तुमको डॉट निकालना है A डॉट बी, तो अब आराम से निकाल पाओगे। 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 लिख लो, प्लस 4 गुने कितना 0 और प्लस 0 गुने 6, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा द्वितीय 6 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनल आंसर कितना। समझ में आ गया। अब तो डॉट प्रोडक्ट आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। डॉट प्रोडक्ट के बाद एक छोटा सा बात और समझना है, आखिर डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आखिर सूचित किसको करता है। तो इसमें एक टर्म आएगा, तुमको समझा देते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन को कहते हैं हिंदी में प्रक्षेप्य। प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य। प्रोजेक्शन
किसी न किसी प्रोजेक्शन किसका खींचा जाता है, प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का खींच सकते हैं, ठीक है ना, किसी लाइन का भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन खींचने के लिए एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। कौन सा लाइन लेते हैं? रेफरेंस लाइन, जिसे संदर्भ रेखा कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन? रेफरेंस लाइन, हिंदी में बोलते हैं संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा। ये रेफरेंस लाइन क्या होता है? तो एक रेखा होता है, एक रेखा होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्शन खींचते हैं। जिस रेखा पर हम लोग प्रोजेक्शन खींचेंगे उस रेखा को क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन कहते हैं। कोई ना कोई रेफरेंस लाइन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अब किसी ये रेफरेंस लाइन के सापेक्ष ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्शन खींचते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अगर मान लेते हैं प्रोजेक्शन खींचना होगा तो इसके जस्ट सामने खींचेंगे, इसके जस्ट सामने खींचेंगे। तो इसके जस्ट सामने कहाँ हो जाएगा? देखो इसके सामने यहाँ, यानी यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर पॉइंट बी अगर यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। अगर मान लेते ये दोनों को मिलाकर एक रेखा बना दिए तो प्रोजेक्शन कौन वाला हो जाएगा? तो यहाँ से इस पर लंब डाल दो और यहाँ से ये लंब डाल दो, तो लंब डालने पर ये जो दिखाई दे रहा है ना तुमको, यही प्रोजेक्शन हो जाएगा। मान लेते यह एमएन है, तो इसी एमएन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी एमएन को प्रोजेक्शन कहेंगे। किसका प्रोजेक्शन कहेंगे? रेखा एबी का। कभी कभी जैसे इससे हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं और पॉइंट हमने यहाँ ले लिया एक, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया और इससे एक दो रेखाएं बना दी, एक रेखा बना दी, रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड का प्रोजेक्शन खींचना है तो इस पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। इस पर भी क्या करेंगे? लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद ये जो बन गया नीचे वाला जो कटेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन है? तो एबी का प्रोजेक्शन। कभी कभी हो सकता है किसी रेखाखंड का जो इनिशियल पॉइंट हो ना, किसी रेखाखंड का इनिशियल पॉइंट, जैसे मान लो कि इसी पर है, किसी रेखाखंड का इनिशियल पॉइंट यहीं पर है ए, तो हम लोग तो सिंपली जानते हैं कि परपेंडिकुलर खींचते हैं पॉइंट से प्रोजेक्शन, तो यहाँ से लंब खींचेंगे तो इधर आ जाएगा ना, और यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो यहाँ, तो ये वाला मान लेते हैं एम जो हो गया, एम किसका प्रोजेक्शन कहलाएगा? एम प्रोजेक्शन किसका कहलाएगा? एबी का कहलाएगा। बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे समझते हैं। आगे अगर समझे तो हम लोग एक फोटो बनाते हैं जिसके माध्यम से कुछ बातें और समझ पाएंगे। चलो ध्यान देना, बात क्या समझते हैं देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया, मान लो ये कोई वेक्टर हो जाएगा, एक वेक्टर ऐसे बना देते हैं, एक वेक्टर बना दिए, दिखाई दे रहा होगा सबको। और देखो अब मान लेते हैं तुमको नाम अगर दे दें, नाम अगर दे देते हैं, नाम अगर दे दें, मान लो कि इसे नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, ठीक है। और इसे मान लेते ए वेक्टर कहा और इसे कौन सा वेक्टर कहा, और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा डिग्री मान लिया। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री मान लिया? तब हम लोगों ने पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा ए डॉट बी बराबर होता है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, और दोनों के बीच का कोण cos थीटा। बात समझ आ रही? थीटा कौन वाला लेते हैं याद रखना, तो मोड ए का मतलब हो जाएगा केवल ए भी लिख सकते हैं, केवल बी भी लिख सकते हैं, cos थीटा का मतलब होता है कोण बी ए सी लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कोण बी ए सी लेते हैं, कोण बी ए सी लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो थीटा क्या है? कोण बी ए सी, एक सी ए बी भी बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो कोण होगा वो कौन होगा? बी ए सी होगा। कौन सा कोण लेंगे? बी ए सी। अब अगर हमें प्रोजेक्शन खींचना है, क्या करना है? प्रोजेक्शन खींचना है तो कैसे खींचोगे? प्रोजेक्शन अगर खींचना है तुम्हें तो कैसे खींचोगे? मान लेते हैं इस AC का प्रोजेक्शन खींचना है इस AB पर, अगर AB को अगर रेफरेंस लाइन मानकर खींचा जाए तो कैसे खींचोगे? तो यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए, बातें समझ में आ गया? खींच दिए। अब खींच देने पर ये वाला जो कहलाएगा, दिखाई दे रहा है? अब खींचने पर ये मान लेते तो कोई पॉइंट हो गया, मान लेते ये पॉइंट कितना है? एम है। यानी हम लोग कह सकते हैं एम जो है किसका प्रोजेक्शन है? तो कह सकते हैं कि एम जो है, एम जो दिखाई दे रहा है, ए से एम तक का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला ध्यान देना, ये जो ए से एम तक का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रोजेक्शन है? एसी का। तो इसको लिखेंगे एसी का
AC का प्रोजेक्शन या प्रक्षेप, AC का प्रक्षेप किस पर खींचा गया था? तो AB पर। किस पर खींचा गया है? AB पर। ये AB को हम लोग कौन सा लाइन माने हैं? रेफरेंस लाइन माने। AB को हम लोग रेफरेंस लाइन माने, चलते AB पर खींचा गया, हम लोगों ने कह दिया। बातें समझ में आ गया? या आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो AM बराबर हो गया AC का प्रक्षेप किस पर? AB पर। और अगर हम लोग मान लेते हैं, चलते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज AMC में, इसमें चलेंगे AMC में, तो cos थीटा और लेके चलेंगे तो आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। और उस थीटा के लिए आधार कितना हो जाएगा? AM। और कर्ण कितना हो जाएगा? AC। तो AM बटा क्या लिख सकते हैं? AC। या इसी को हम लोग AM बराबर अगर लिखे, AM बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इसी को अगर हम मान लेते हैं AM बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? AM बराबर क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान देना, इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो AM बराबर क्या लिख सकते हैं? AM बराबर क्या लिख सकते हैं? AC cos थीटा। कोई दिक्कत है? AM बराबर, और AC को हम लोग क्या कहें? देखो AC का अगर परिमाण की बात करें ना, AC, तो AC का परिमाण कितना है? मोड ऑफ B है, तो इसे लिख सकते हैं मोड ऑफ B। परिमाण लिखेंगे तो मोड लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरो का चिन्ह हटा दो। तो मोड B और कितना हो गया? cos थीटा। और हम लोग को यहाँ से पता है कि मोड ऑफ B cos थीटा दिखाई दे रहा है, मोड ऑफ B cos थीटा। और यहाँ यही वैल्यू को ध्यान देना, इसी मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसी मान को ए जो AM का जो मान दिखाई दे रहा है, किसका मान दिखाई दे रहा है? AM का मान AC cos थीटा है। और यहाँ पर तो इसमें क्या करते हैं ना कि मोड ऑफ B cos थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो? AM लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो A डॉट B और बराबर हो जाएगा मोड ऑफ A, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोड ऑफ B cos थीटा को क्या कहेंगे? AM कहेंगे। क्या कहेंगे? AM कहेंगे। बातें समझ आ गई? इसलिए अगर बात करें AM बराबर कितना बराबर? AM बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको A डॉट B बट्टा में, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बट्टा में। तो बट्टा में मोड ऑफ कितना हो जाएगा? मोड ऑफ A। बट्टा में मोड ऑफ कितना हो जाएगा? A। तो ये हो जाएगा AM। और AM को हम लोग क्या कह रहे थे? AM को क्या कह रहे थे? थोड़ा सा देख लो। AM को हम लोग कह रहे थे AC का प्रक्षेप किस पर? AB पर। AC को कौन सा वेक्टर माने थे? AC को हम लोग वेक्टर की बात करें तो AC को A वेक्टर माने थे, और BC को क्या माने थे? B वेक्टर। यानी कह सकते हैं कि A का प्रक्षेप किस पर? B पर। A का प्रक्षेप B पर। तो कभी भी अगर A का प्रक्षेप B पर निकाला, AM का मतलब क्या हो गया? AB का A का प्रक्षेप A का B पर था कि B का A पर था? AC B पर, AC का न था, तो AC हो गया, मतलब AC को B न कहे थे, AC को हम लोगों ने B कहा था। AC को हमने क्या कहा था? B कहा था। AC को हमने क्या कहा था? B। तो ये B वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया? A वेक्टर हो गया। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि B का प्रक्षेप किस पर? AC पर। यानी AM कहने का मतलब है कि B का प्रक्षेप किस पर? A पर। B का प्रक्षेप तो B का प्रक्षेप A पर, B का प्रक्षेप A पर। बात समझ में आ गया? तो कभी भी B का प्रक्षेप A पर निकालने के लिए कहेगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के और उसके परिमाण से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। डॉट प्रोडक्ट निकाल के परिमाण से भाग दे देंगे। या तो इसी को एक और तरीका लिखने का है। कौन सा तरीका है? तो A में किसी भी वेक्टर में अगर उसके परिमाण से भाग देंगे तो कौन सा वेक्टर बन जाता है? यूनिट वेक्टर। तो A कैप हो जाएगा और डॉट कितना हो जाएगा? B। तो दोनों में से किसी एक तरह से। लेकिन मेन यही याद रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे तुमको क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा कि यदि A बराबर मान लेते कुछ भी दे देगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। बात समझ में आ रहा है ना? एवं B बराबर दे देगा B बराबर 2i प्लस 4j और माइनस 3k। ठीक है, दो सदिश हैं, दो क्या हैं? सदिश हैं। सदिश हैं तो क्या पूछेगा? तो कहेगा कि B का A पर प्रोजेक्शन बताएं। तो B का A पर प्रोजेक्शन बताएं। B का A पर क्या बताएं? प्रोजेक्शन बताएं। B का A पर प्रोजेक्शन क्या होगा? तो B का A पर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? A डॉट B। A डॉट B निकालने के लिए बताएं, 2 को गुना करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 गुने 2, आप प्लस 3 का गुना करेंगे 4 के साथ, 3 गुने 4, और 4 का गुना करेंगे इसके साथ,
तो 4 गुने 3 -3 ये तुम्हारा कितना आ जाएगा देख लो। तो 2 दूनी 4 प्लस 12 -12, तो -12 प्लस 12 कट गया, कितना आ गया 4। ए डॉट बी तो निकल गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। ए डॉट बी निकल गया, लेकिन क्या हमें ए डॉट बी निकालना है? नहीं, हमें क्या निकालना है? बी का प्रक्षेप ए पर। तो बी का प्रक्षेप ए पर अगर निकालना है, तो बी का प्रक्षेप ए पर अगर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि ए डॉट बी डॉट जिस पर कह रहा है, किस पर कह रहा है? ए पर के बी पर। जिस पर कहेगा उसका हमें याद रखना है, उसका हम लोग क्या करते हैं? परिमाण से भाग देते हैं। जिस पर कहेगा, ए पर कह रहा है, इस चलते ए के परिमाण से भाग दे देंगे। तो चलो ए डॉट बी का परिमाण ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ए का परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण निकालने के लिए पहले सब बताया गया है, स्क्वायर करके। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर? 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 16, 16 9 25 से 4 कितना हो गया? 29। यानी बट्टा में कितना आ जाएगा? 4/√29। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो एक छोटा सा और बात पढ़ना है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लिए बी का ए पर प्रक्षेप, अब ए का बी पर पढ़ते हैं। ए का किस पर पढ़ते हैं? बी पर। ए का अगर बी पर पढ़े तो देखो, ध्यान देना कैसे पढ़े, दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला एक मान लेते वेक्टर, ये वाला एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, समझ में आ रहा है बात? एक और मान लेते हैं हम लोग। अब बताओ, एक हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ले लिए। ध्यान देना, हमें क्या करना है? दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं, कितना है? थीटा। इसे हम लोग ए वेक्टर कह रहे थे, इसे क्या कह रहे थे? बी वेक्टर कह रहे थे। कोनो दिक्कत तो नहीं है? चलो ये मान लेते हैं ए था, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? थीटा। तो एक काम और कर लेते हैं, हमें ए का प्रक्षेप किस पर, ए का प्रक्षेप किस पर निकालना था? बी। मतलब अब ये समझना है कि ये वाला जो लाइन है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर खींचना है प्रोजेक्शन। तो इस ए बी का अगर इस पर खींचना है, तो ये इसके पॉइंट से दिखाई दे रहा होगा, इसके पॉइंट से, यानी ये वाला पॉइंट से और ये वाला पॉइंट से, दोनों से क्या करेंगे? इस रेखा पर लंब डालेंगे। तो अगर लंब डालते हैं तो देखो कितना, इधर से लंब डालो, लंब डाल दे रहा है, सीधा एकदम सीधा हो गया। अब हो गया, ये हो गया 90 डिग्री कोण। कितना बन गया? 90 डिग्री। बताओ इसका प्रोजेक्शन खींचा गया कि नहीं खींचा गया? तो ए बी, इसको मान लेते कितना? ए। मतलब हमने एक बात तो समझ लिया कि ए जो है किसका प्रोजेक्शन हो गया? ए बी का। यानी यहाँ पर अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो देखो, एम बराबर लिख सकते हैं, किसका प्रोजेक्शन हो गया? ए बी का। ए बी का प्रोजेक्शन, ए बी का प्रोजेक्शन किस पर खींच दिए? ए बी का प्रोजेक्शन एसी पर। किस पर खींचा गया? एसी पर। और ए बी को हम लोग कौन सा वेक्टर कह रहे थे? ए। और एसी को क्या कह रहे थे? बी वेक्टर कह रहे थे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए का प्रोजेक्शन किस पर खींचा गया है? बी पर। ए का प्रोजेक्शन किस पर खींचा गया? बी पर। तो ए का अगर प्रोजेक्शन बी पर खींचेंगे तब इसका मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को पहले से पता है कि ए डॉट बी बराबर कितना होता है? ए डॉट बी बराबर, तो छोड़ दो अभी, इस पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में cos थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा? ये वाला ना, तो आधार हो जाएगा ए एम बटा कर्ण कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ए एम बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए ए एम बराबर कितना हो जाएगा? ए बी। ए बी का मान कितना है? मोड ऑफ बी है ना, मोड ऑफ बी है। ए बी का मान, ए बी का मान कितना? ये वेक्टर है, ए वेक्टर है। चलो तब मोड ऑफ ए कर लेते हैं। मोड ऑफ क्या कर लेते हैं? ए और कॉस थीटा। इसको इतना समझ में आ गया? अब हम लोग, हमें पहले से पता है कि दो ए डॉट बी बराबर, हम लोग को पता है कितना होता है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और कॉस। कोनो दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लो, मोड ऑफ ए और कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हो, तो लिख लो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बराबर अगर बात करें तो
केवल ये तो बी बच जाएगा ना, ये तो मोड ऑफ बी बच गया और इसके साथ इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं, केवल एम लिख सकते हैं। इसलिए एम का अगर वैल्यू निकालें, किसका मान निकालें, एम का, तो एम बराबर हो जाएगा ए डॉट बी और बटा कितना हो जाएगा, मोड ऑफ बी। और एम को हमने क्या कहा था, बी का ए का प्रक्षेप बी पर कि बी का ए पर, ए का बी पर पढ़े थे ना, ए का प्रक्षेप बी पर। जिस पर कहेगा उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ए का प्रक्षेप बी पर क्यों देते हैं, हमने इस बात का प्रमाणित किया, प्रमाण दिया कि आखिर क्यों बी से भाग देते। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग ने एक बात तो समझ गया कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन को। हमने यही निष्कर्ष निकाला कि डॉट प्रोडक्ट किसको सूचित करता है, प्रोजेक्शन को। और प्रोजेक्शन को लेकर के ही उसे डिफाइन किया गया। ये चलते ए डॉट बी में, ए डॉट बी बराबर क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, कॉस लिखने का कारण समझ में आया। कॉस नहीं लिखेंगे तो क्या प्रोजेक्शन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। बातें समझ में आ गया। अब मान लेते एक छोटा सा सवाल देख लो। मान लेते हैं कि ए बराबर दिया गया तुमको 3i प्लस 4j और प्लस 5k दे दिया, ठीक है। और बी बराबर मान लेते हैं दे दिया तुमको 2i प्लस 3j और प्लस कितना 4k। तुमको कह रहा है कि बताओ ए का प्रक्षेप निकालना है बी पर, ए का प्रक्षेप किस पर निकालना है, ए का प्रक्षेप अगर बी पर निकालना है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ क्या पढ़ा है। ए का प्रक्षेप अगर बी पर निकालना है इसका मतलब ए डॉट बी, जिस पर कहेगा उसके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, भाग देंगे। जिस पर कहेगा उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो पहले तो ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो ए डॉट बी निकाले आ जाएगा 3 गुने कितना 2 प्लस 4 गुने 3 प्लस 5 गुने। चलो अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड, तो बी के मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट अंडर करके निकाल लोगे ना। 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ कितना का 4 का। अब हल कर लो तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ कितना मान आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौका 20। और अगर चले तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25 का 29। तो रूट अंडर कितना आ गया 29। ऊपर चले तो 12 6 कितना 18 20, 18 20 कितना होगा 38। तो ध्यान देना 38 हो जाएगा, यानी 38 बटा रूट अंडर कितना हो गया 29। यही इसका आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई।